प्रशांत किशोर और नीतीश कुमार में क्या संबंध हैं, क्या प्लानिंग है, किस तरह से एक से दूसरे को हेल्प कर रहे हैं, जुड़ेंगे या जुड़े हुए थे, इन सारी बातों को लेकर के प्रशांत किशोर ने जितने भी प्लानिंग हैं उन सारी प्लानिंगों पर से कहीं ना कहीं पर्दा उठा दिया है। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर लगातार बिहार के अलग अलग क्षेत्रों में भ्रमण करना शुरू कर चुके हैं और इस भ्रमण में वो पिछली बातों से लेकर के आने वाले भविष्य की भी कई ऐसी संभावनाओं पर विचार कर रहे हैं। प्रशांत किशोर ने नीतीश की शराबबंदी हो या फिर 7 निश्चय योजना, इन सब को लेकर के जो बातें कही हैं और उन बातों में असलियत क्या है, प्रशांत किशोर क्यों इतना मुखर हैं, भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के संबंध क्या हैं, किस कारण से प्रशांत किशोर अलग हुए थे और किस मकसद से दोनों एक साथ मिले थे, इन सारी बातों का लगभग पूरा का पूरा बायोडाटा और खुलासा इस प्रशांत किशोर के बयान में है। प्रशांत किशोर ने सिवान में जनता को संबोधित करते हुए जनसुराज के माध्यम से जो घूम रहे हैं उसके माध्यम से उन्होंने जो बातें कही हैं वो बातें काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और आने वाली प्लानिंग से लेकर के जो प्लानिंग की गई थी उसकी पूरी की पूरी कहानी कह रही है। सुनिए क्या कुछ कहा है प्रशांत किशोर ने और कितना साफ गोई से वो सारी बातें बता रहे हैं। मैं बिहार पहली बार नहीं आया। 2015 में बिहार में महागठबंधन के प्लेटफॉर्म के साथ जुड़कर काम करने का अवसर मिला है। ज़्यादातर लोगों को जो लगता है कि भाई अगर आपके मन का एमएलए बन जाए, पार्षद बन जाए, मुखिया बन जाए, एमएलए बन जाए, मंत्री बन जाए तो उससे बहुत सारी चीज़ें सुधर सकती हैं। 2015 में मुझे भी शायद ऐसा ही लगता होगा और जिस मंच से जुड़ के या जिस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़कर काम किया, जिसको महागठबंधन के नाम पर उस समय जाना गया, उनकी सरकार भी बनी। और महागठबंधन तो सबको याद है, लेकिन उसके साथ साथ उस सरकार के जो प्रायोरिटीज़ थे, जो प्राथमिकताएं थी, उसको भी तय किया गया, जिसको आप 7 निश्चय के नाम से जानते हैं। 7 निश्चय किसी प्रशांत किशोर या नीतीश कुमार की या किसी उस समय के दल के नेता की सोच नहीं थी, वो बिहार के लोगों की सोच थी। बिहार के 40,000 गाँवों में लोगों को जाकर पूछा गया था कि भाई आने वाली जो सरकार बने 2015 से अगले 5 सालों के लिए, उसकी प्राथमिकताएं क्या हों, उनको क्या करना चाहिए। और करीब करीब 40,000 गाँव में सर्वे के बाद जो 7-8 महत्वपूर्ण मुद्दे निकल कर आए, उन मुद्दों पर के आधार पर 7 निश्चय की परिकल्पना की गई। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लोगों ने गांव में बताया कि सर बेरोजगारी बहुत है, बच्चों को जो बेरोजगार हैं उनको कुछ सहायता मिलनी चाहिए, आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए। इसलिए 7 निश्चय का जो पहला प्रॉमिस था उसमें 1000 रुपये मासिक भत्ते की बात कही गई है। बिहार के हर बेरोजगार को कम से कम 1000 रुपये का मासिक सहायता मिले, ऐसी घोषणा की गई थी। लोगों ने बताया कि साहब 10वीं 12वीं तक तो फिर भी परिवार के लोग मिलकर पढ़ाई करा लेते हैं किसी तरीके से, लेकिन 12वीं के बाद जब बच्चों को बाहर जाकर पढ़ाई करनी होती है तो परिवार की आर्थिक स्थिति, कई परिवारों की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं होती है जिससे उनको मदद की जा सके। इसलिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की परिकल्पना की गई। लोगों ने गाँव में बताया कि चापाकल जो गढ़ता है, खासकर जो सरकारी चापाकल है, वो आज भी इस आधार पर गाड़ा जाता है कि आपकी राजनीतिक और सामाजिक स्थिति क्या है। इसलिए हर घर नल में जल की बात कही गई। अब मैं इन सब बातों की चर्चा क्यों कर रहा हूँ? मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि बिहार के राजनीतिक इकोसिस्टम से मेरा पहले भी मैं जुड़ा रहा हूँ। सरकार बन गई और उसमें मेरी कुछ भूमिका भी रही, उसका एजेंडा भी तय कर दिया गया, लेकिन इन जितने भी प्रॉमिस उस समय किए गए, जितने भी उस समय वादे किए गए, ज़्यादातर वो ज़मीन पर, धरातल पर उसको उतारा नहीं गया। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ कमरे में बैठ के ये वादे किए गए थे। इन वादों को तय करने के लिए, जैसा मैं आपको बता रहा हूँ, करीब 40,000 गाँवों में सर्वे किया गया था। उस समय के अनुमान के मुताबिक इस पर 3-3.25 लाख करोड़ रुपए 5 साल में खर्च किए जाने थे और इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए बिहार विकास मिशन की परिकल्पना भी की गई थी। ये तीनों बातें राजनीतिक तौर पर आप जीत भी जाएं,
एजेंडा भी तय कर दें, उसके लिए बजट का प्रावधान भी हो जाए और उसको करने के लिए कोई व्यवस्था भी बना दी जाए, तो भी अगर आज 8 साल 9 साल के बाद हम लोग देख रहे हैं ग्राउंड पर कोई बहुत बड़ी चीज़ बदलती नहीं है। बिहार की जो स्थिति है, बिहार आज विदेश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है। ये ध्रुव सत्य है। जैसे सूरज पूरब में उगता है, वैसे इस बात को कोई विवाद नहीं कर सकता है कि बिहार आज भी देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है। देश के सबसे ज़्यादा अशिक्षित लोग, देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगार लोग, देश में सबसे ज़्यादा भुखमरी के शिकार और गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग बिहार राज्य में रहते हैं। बिहार में पलायन कर किसी एक राज्य से अगर पलायन करने वालों की संख्या देखी जाए तो वो भी सबसे बड़ी संख्या बिहार से है। ये स्थिति क्यों है? ज़्यादातर लोगों को लगता है, अगर आप बात करेंगे, आप लोग खुद समाज से जुड़े हुए हैं, पत्रकारिता करते हैं, ज़्यादातर लोग बताएंगे कि अभी की जो सरकार है वो काम ठीक नहीं कर रही है, या किसी डिपार्टमेंट में कोई अफसर अच्छा नहीं है, कोई मंत्री अच्छे नहीं हैं। कुछ लोग बताएंगे कि नहीं साहब, पीछे की सरकारों ने अच्छा प्रयास नहीं किया, इसलिए स्थिति बहुत खराब है। अब अभी नीतीश जी बहुत प्रयास कर रहे हैं तो भी कितना कर पाएंगे। मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर बिहार की इस स्थिति को आपको समझना है तो थोड़ा सा आपको लंबा देखना पड़ेगा। 50 और 60 के दशक में बिहार देश के सबसे अग्रणी राज्यों में बिहार की गिनती होती थी, और बिहार का जो पिछड़ापन है ये 70 से शुरू हुआ, 60 के दशक के अंतिम सालों से आगे। और उसके बाद अगर आप आंकड़ों को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 70 के बाद कोई ऐसा साल नहीं गया है जब बिहार किसी न किसी मानक पर, किसी न किसी स्टेट से पीछे न छूटा हो। बहुत लोगों को लगता है कि बिहार में पूरी व्यवस्था लालू जी के दौरान चरमरा गई, उसका एक पहलू है। लेकिन 1990 में जब लालू जी मुख्यमंत्री बने तभी बिहार देश का सबसे गरीब राज्य बन गया था। ज़्यादातर लोग इस बात का ध्यान नहीं करते हैं कि 1970 से 90 के बीच में बिहार में करीब 25 सरकारें आईं और गईं, और उस राजनीतिक उथल पुथल के दौर ने बिहार को विकास के दौर में पीछे ढकेल दिया। 1967 से 1990 के बीच 25 सरकारें आईं और गईं, 5 बार प्रेसिडेंट रूल इंक्लूडेड। 23 साल के कालखंड में 25 सरकार, जिसकी वजह से कहीं न कहीं विकास हाशिए पर रहा। आप विकास की दौड़ में दूसरे राज्यों के मुकाबले पीछे छूट गए। फिर 90 से लालू जी की सरकार है, उन्होंने बताया कि बिहार को सुधारने के लिए सामाजिक न्याय होना चाहिए, सामाजिक न्याय के एजेंडे से बिहार को सुधारा जा सकता है। जो लोग बिहार की ज़मीनी हकीकत से वाकिफ़ हैं उनको ये मानने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि सामाजिक न्याय के क्षेत्र में लालू जी की सरकार में एटलीस्ट उनके शुरुआती सालों में कुछ प्रगति जरूर हुई है। जो समाज में बहुत सामाजिक तौर पर पिछड़े दबे हुए लोग थे, उनको थोड़ा बहुत आवाज़, उनको शक्ति, उनको ताकत मिली। ये अलग बात है कि आगे के सालों में उनके राज्य की, उनके शासन की स्थिति खराब हुई। लॉ एंड ऑर्डर देख लीजिए, आर्थिक विकास, उस दौर को लोगों ने जंगल राज भी कहा। 2005 से नीतीश जी की सरकार है और नीतीश जी का ऐसा दावा है कि सामाजिक न्याय के साथ हमने विकास किया है। मैं कैमरे पर आपके सामने कह रहा हूं कि ठीक बात है, नीतीश जी के राज में विकास हुआ है, लेकिन विकास की रफ्तार ऐसी नहीं रही है जिससे बिहार की स्थिति सुधर जाए। बिहार दूसरे राज्यों के मुकाबले जहां आज से 30 वर्ष पहले खड़ा था, वहीं पर आज भी खड़ा है। 1990 में भी आप देश के सबसे गरीब राज्य थे। 2005 में जब नीतीश जी मुख्यमंत्री बने तो भी आप देश के सबसे गरीब राज्य थे, और आज 2022 में भी आप देश के सबसे गरीब राज्य ही हैं। अगर ये स्थिति बदलनी है तो कोई ना कोई नया प्रयास होना चाहिए। हर व्यक्ति अब राजनीति में ये कहता है कि मैं ही वो नया प्रयास हूँ, मैं ही वो भगवान का भेजा हुआ दूत हूँ जो आऊँगा, मुझ पर भरोसा कीजिए, मुझे वोट दे दीजिए, मैं ठीक कर दूँगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रशांत किशोर की ये ताकत नहीं है, कम से कम मैं इसको ठीक नहीं कर सकता हूँ। कैसे ठीक होगा? इसको ठीक करने के लिए बिहार के लोगों को एक साथ आकर सही प्रयास करना पड़ेगा, सामूहिक प्रयास करना पड़ेगा।
जो मेरा पूरा अभियान है जन सुराज का, वो सिर्फ इसी बात से को लेकर है। अभी कोई दल या मंच नहीं बनाया गया है। जन सुराज एक प्रयास है बिहार में एक नई राजनीतिक व्यवस्था बनाने की, ऐसी व्यवस्था जिसमें राजनीतिक दल बिहार के सभी सारे अच्छे लोग मिलकर बनाएं और उनका जो एजेंडा हो, जो काम करने का एजेंडा हो, जो प्रायोरिटी हो, जो दल की प्राथमिकता हो, वो सब मिलकर तय करें और सब मिलकर उस एजेंडे को हासिल करने के लिए सामूहिक प्रयास करें। अभी कोई बिहार में चुनाव नहीं है, चुनाव 3.5 साल 4 साल के बाद होना है। अगर सिर्फ चुनाव के हिसाब से मुझे काम करना होता तो मैं चुनाव से 6 महीने पहले, साल भर पहले आकर दल बना सकता था, चुनाव लड़ सकता था। ये 3 साल 4 साल पहले ये प्रयास क्यों कर रहे हैं? ये पूरा प्रयास इसलिए है कि समाज में हर उस व्यक्ति तक पहुंचा जाए जो सही व्यक्ति है, जिसको जगाने की, समझाने की, एक साथ एक मंच पर लाने की जरूरत है। और इसी दिशा में मैं पूरे राज्य में घूम रहा हूँ। 60-70 हज़ार लोगों ने मिलने के लिए रिक्वेस्ट किया हुआ है। मैंने पटना में मिलना शुरू किया। 5 मई को मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि राज्य भर से कोई 17,500-18 हज़ार लोग मिलना चाहते हैं या मेरे टीम ने उनके साथ संपर्क किया है। अब वो संख्या बढ़ के 70 हज़ार के आसपास पहुंच गई। हर दिन 2,000-3,000 लोग स्वयं से फ़ोन करके ये बता रहे हैं कि साहब ये सुझाव है, या वो मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, इससे जुड़ना चाहते हैं। ये संभव नहीं है कि वो चीज़ पटना में बैठकर किया जाए, इसलिए हर जिले में जा रहे हैं और कोई पब्लिक मीटिंग या रैली नहीं कर रहे हैं, छोटी गोष्ठियां आयोजित कर रहे हैं। लोगों से संवाद करने का प्रयास है, बोलने से ज़्यादा लोगों से सुनने और उनसे सीखने का प्रयास है। आने वाले 5 दिन तक आप देखेंगे कि मैं सिवान में जहाँ पर भी जाऊँगा कोई राजनीतिक रैली नहीं है। हर जगह जो लोग अपने घर, अपने बरामदे, अपने दलान, अपने स्कूल, अपने ऑफिस में बुला रहे हैं, वो अपने साथ 100-50 लोगों को बैठाएंगे, उनके साथ बैठकर चर्चा करेंगे और उस चर्चा से कुछ सीख कर जाएंगे। लेकिन इससे पूरी बात नहीं बनेगी। ये काम अभी से लेकर सितंबर तक पूरे बिहार में कंप्लीट करेंगे और 2 अक्टूबर से पश्चिम चंपारण गांधी आश्रम से एक 3000 किलोमीटर की पदयात्रा शुरू करेंगे। पदयात्रा ऐसी नहीं जिसमें कि सिर्फ रोड को नापना है, नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे पर नहीं चलना है, गांवों में जाना है। और ऐसा नहीं कि 10 दिन चले और उसके बाद 5 दिन ब्रेक लिया या 2 दिन ब्रेक लिया। एक बार चलना शुरू करेंगे तो जब तक बिहार का पूरा कोना कोना न चले जाएं, सारे जिले पूरे न हो जाएं, कम से कम हम लोग का अनुमान है कि 3000 किलोमीटर अगर बिहार के हर जिले में पहुंचना है, हर ब्लॉक, हर पंचायत, हर गली, हर शहर तक पहुंचना है, तो कम से कम 3000 किलोमीटर चलना पड़ेगा, पैदल पदयात्रा करनी पड़ेगी, ताकि लोगों से मिला जा सके, उनसे बात समझी जाए कि आखिर समस्या क्या है और समस्या को सुलझाने के लिए क्या प्रयास होने चाहिए। साथ ही समाज में कौन ऐसे अच्छे लोग हैं, कौन सही लोग हैं जिनको एक साथ लाने की जरूरत है, जिनको एक साथ लाकर एक मंच पर आगे की जर्नी, आगे का खाका खींचा जा सकता है। 2 और बात कि जहां तक दल बनाने का सवाल है, वो सिर्फ और सिर्फ इन लोगों की पहचान होने के बाद ही, अगर सब लोग मिलकर तय करेंगे तो ही दल बनाया जाएगा। वो दल प्रशांत किशोर का दल नहीं होगा, वो उन सारे लोगों का दल होगा जो मिलकर इस दल को बनाना चाहते हैं। इस पूरे यात्रा में, इस पूरे प्रयास में अगले 1-1.5 साल लग सकते हैं, इसलिए कोई हड़बड़ी नहीं है। अगर आपके प्रश्न ये हैं कि कल क्या होगा, तो मैंने वो बात आपको बता दी। लोगों से मिलना, उनकी बात सुनना, समझना और फिर पदयात्रा के माध्यम से लोगों के घर घर तक पहुंचना, सिर्फ और सिर्फ यही प्रयास है ताकि समाज में सभी सही लोगों को एक साथ लाया जा सके। कि बिहार को अगर बदलना है तो बिहार को बदलने के लिए कोई भगवान का भेजा हुआ दूत बाहर से आने वाला नहीं है। बिहार के लोगों को मिलकर ही सामूहिक तौर पर प्रयास करना होगा। इसी दिशा में मैं अपनी ओर से जो कुछ कर सकता हूं वो कर रहा हूं। इस पूरी यात्रा में जब हम सही लोग कह रहे हैं तो मैं पार्टी के लिए वर्कर ढूंढने नहीं निकला हूं, मेरे नाम का झंडा, बैनर, पोस्टर लगाने वालों को ढूंढने नहीं निकला हूं।
मैं ऐसे सारे लोगों को ढूंढने निकला हूं जो मेरे साथ चलना चाहते हैं। अगर एक ईंट उस दल में, उस मंच में, उस व्यवस्था में मेरी है तो एक ईंट उनकी भी होगी। जितना हक मेरा उतना हक उन सब व्यक्ति का जो साथ में जुड़कर इस व्यवस्था का हिस्सा बनना चाहते हैं। इसके साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं। आपके जो प्रश्न हैं वो आप पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। दो मई 2021 को जब बंगाल और तमिलनाडु के रिजल्ट आए, उस दिन मैंने पब्लिकली इस बात को घोषित किया है कि आगे से अब वो काम कभी नहीं करेंगे। इसलिए नहीं कि उस काम को करने में कोई बुराई है, इसलिए कि मेरी समझ में उस समय उस विधा में जो कुछ भी किया जा सकता था उसको मैंने 10 साल कर लिया। अब जीवन में मैं कुछ नया करना चाहता था। फिर मैं 1 साल तक इस बात के उधेड़-बुन में रहा कि क्या करूं जीवन में, आगे क्या करूं, और 1 साल सोचने समझने के बाद ये तय किया है कि बिहार में वापस आना है और वापस आकर एक नई राजनीतिक व्यवस्था बनाने में अपना पूरा सब कुछ समर्पित करना है। इसलिए ये काम कर रहे हैं। भविष्य में उस चीज को करने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है, किसी व्यक्ति के लिए नहीं, किसी दल के लिए नहीं। सर मेरा 2 सवाल आपसे। एक तो पहला सवाल है कि जिस तरीके से एक तरफ जहां पूरे देश में एक धर्म आधारित राजनीति बढ़ी जा रही है, उसमें आपका विकास का मुद्दा कहां टिकेगा? और दूसरा सवाल है कि सर आपका, और हमेशा हम लोग देख रहे हैं कि आप नीतीश कुमार, कांग्रेस और लालू जी के प्रति बात कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी के प्रति आपका कॉर्नर बिल्कुल सॉफ्ट है। ये 2 सवाल। देखिए, जो लोग चुनाव को लेकर बहुत चिंतित हैं कि चुनाव में क्या होगा, उनके लिए 2 बात मैं बताना चाहता हूं। एक तो पहली बात, चुनाव अभी 3.5 साल दूर है, उसकी चिंता अभी आप न करें। दूसरी बात, जो मेरा बहुत भारी आलोचक भी है वो भी एक बात तो जानता है कि प्रशांत किशोर को और कुछ आए चाहे नहीं, चुनाव लड़ाने की समझ है। जितने भी राजनीतिक विश्लेषक हैं उनका सबका सम्मान है, उनका जो भी ओपिनियन है वो मेरे सर माथे पर, लेकिन थोड़ी बहुत समझ समाज की और चुनाव लड़ने और लड़ाने की मेरी भी है। तो आप उसकी चिंता न करें कि अभी की जो व्यवस्था है उनसे कैसे लड़ा जाएगा। आपने बिहार में एक लंबा समय इंतजार हुआ है और बिहार को बड़े करीब से देखा है। क्या आपको लगता है कि आपकी जो जन सुराज यात्रा, जो पैदल यात्रा आप करने वाले हैं, गाँव-गाँव जाने वाले हैं, और ये बिहार जो जातीयता यहाँ चरम सीमा पे है, उस परिस्थिति में आप बिहार को बदल पाएंगे? यहाँ हर चीज जातीयता से तय होगी, हर चीज समुदाय से तय होगा। देखिए, ये प्रश्न शायद सबसे ज्यादा मेरे से रोज पूछा जाता है और हर दिन इसका मैं जवाब देता हूँ। जब जवाब देता हूँ तो लोगों के चेहरे पे लगता है कि नहीं, बात तो ठीक कह रहे हैं, लेकिन फिर वो स्प्रिंग की तरह वापस फिर सवाल आता है। इसलिए फिर से मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अगर आप राजनीति करते हैं तो समाज में जो भी फैक्टर है, समाज के सारे पहलुओं की समझ आपको होनी ही चाहिए। राजनीति करने वाले को एक और ऑप्शन नहीं, एक और बात है कि उसके पास ये ऑप्शन नहीं है कि समाज में सब अच्छा हो जाए तब आप राजनीति करेंगे। अगर जाति व्यवस्था है, धन बल है, बाहुबल है, या जो भी समाज में अच्छाइयाँ बुराइयाँ हैं, उसके रहते हुए ही आपको राजनीति करके उसको जीत कर आना है। पहली बात ये समझिए। दूसरी बात, बिहार में जातियों की जो भूमिका है चुनावों में, वो किसी अन्य राज्य से ज़्यादा या कम नहीं है। आप यहाँ बिहार में चुनाव कवर करते रहे हैं, समाज को शायद मेरे से बेहतर समझते होंगे, लेकिन मैंने बिहार में भी चुनाव कराया है और बिहार के साथ कई अन्य राज्यों में भी चुनाव कराया है। जितनी बड़ी सच्चाई चुनाव के नज़रिए से जाति बिहार में है, उतनी ही बड़ी ये आंध्रा में भी है, तमिलनाडु में भी है, गुजरात में भी है। लेकिन एक भूमिका बना दी गई है, लोगों ने आपके हमारे मन में भर दिया है कि बिहार में कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ जाति पर ही होता है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देके अभी समझाता हूँ। 1984 में इसी बिहार में कांग्रेस को भारी जीत मिली। आपसे पूछूंगा क्यों मिली? इसी जातिगत व्यवस्था के रहते हुए कांग्रेस 1984 में कैसे जीत गई?
तो आप बताएंगे कि इंदिरा जी की मौत से जो सहानुभूति की लहर थी, उसकी वजह से समाज जातियों से ऊपर उठकर सबने कांग्रेस के लिए वोट किया, ठीक है ना। फिर मैं आपसे पूछूंगा कि 1989 में बीपी सिंह के नेतृत्व में जनता दल को बहुत भारी बहुमत बिहार में मिला, उस समय क्या हुआ? तो आप बताएंगे कि प्रशांत जी, बोफोर्स की वजह से भ्रष्टाचार बहुत बड़ा मुद्दा बन गया था, जिसकी वजह से समाज में सबने जाति धर्म से ऊपर उठकर बीपी सिंह के जनता दल को वोट किया। फिर मैं आपको पूछूंगा, मैं ऐसे 20 एग्जाम्पल दे सकता हूं, लेकिन मैं सिर्फ 3 दूंगा आपको समझाने के लिए। 84 एक घटना थी, 89 एक नैरेटिव था, एक मुद्दा था, और 2014 मैंने पूछूंगा 14 में क्या हुआ? आप बताएंगे मोदी जी के नाम पर समाज में सब जाति के लोग, यही आप लोग लिखते हैं, यही एनालिसिस टीवी पर बताते हैं कि मोदी जी के नाम पर सब बंधन टूट गए, सारे लोग जात धर्म से ऊपर उठकर सबने भाजपा को वोट किया। ये 3 एग्जाम्पल क्यों दे रहा हूं? आपके माध्यम से दर्शकों को, बिहार के भाई बंधुओं को बताना चाहता हूं कि जो लोग आपके दिमाग में ये भरते हैं कि सिर्फ और सिर्फ जाति ही एक फैक्टर है, इन 3 चुनावों में क्या हुआ? अगर कोई मुद्दा, अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई घटना समाज को एक साथ जोड़ दे, तो समाज में वो ताकत है कि वो जातियों से ऊपर उठकर वोट करता है। होता ये है कि कोई दूसरा, कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, कोई व्यक्तित्व नहीं है, कोई ऐसी बड़ी घटना नहीं हुई है, वैसी परिस्थिति में समाज में एक भावना हो जाती है कि सब एक ही जैसे दिख रहे हैं, तो चलो भाई अपने जात वाले को ही दे देते हैं। ये बात है। इसलिए बिहार में बिल्कुल ये संभव है। बिहार के लोग, आप चाहे जिस जाति के भी हों, कोई नहीं चाहता है कि उसका बच्चा आधे पेट खाना खाए, कोई नहीं चाहता है कि उसके बच्चे की अच्छी पढ़ाई नहीं हो। आप किसी भी जाति के हैं, आप ये थोड़ी ना चाहेंगे कि आपके बच्चे के शरीर पर कपड़ा ना हो, आपके घर में कोई बीमार पड़ जाए तो डॉक्टर और दवा ना हो। हर जाति, हर व्यक्ति, हर परिवार का आदमी सोचता है कि यहाँ पर बेहतरी आए। मैं आपको बताता हूँ, यहाँ जो पलायन की स्थिति है, जब यहाँ पर बच्चा 18 साल 19 साल से पहले जैसे आपकी शारीरिक स्थिति काम करने की होती है, आप अपना गांव, परिवार, घर छोड़कर दूसरे प्रदेश में जाकर काम करते हैं। 25 साल 30 साल जो समाज में कोई दूसरा काम करने के लिए तैयार नहीं है, वो बिहार के लोग, सबसे डिफिकल्ट काम बिहार के लोग कर रहे हैं। जब आपका शरीर थक जाता है, आप 50 के हो गए, 55 के हो गए, तो आप फिर काम छोड़कर वापस आते हैं। इस पूरे 30-35 साल जो आपकी पूरी जवानी है, उसमें आप कभी 15 दिन 1 महीने के लिए घर आए, परिवार के साथ मिलने का आपको अवसर मिला। बाकी सारे समय आप परिवार से दूर, अपने गांव, अपने मिट्टी से दूर आप संघर्ष कर रहे हैं। जब आप वापस आते हैं, तो जो लड़का आपके घर में जो सबसे यंग है, वो आपकी जगह बाहर काम करने जाता है। कौन जाति का आदमी कहेगा कि इसको बदलना नहीं चाहिए? अगर आपका बेटा बाहर किसी फैक्ट्री में काम कर रहा है, सबसे कठिन परिस्थिति में काम कर रहा है, तो आप जात देखिएगा कि आप चाहिएगा कि आपका लड़का आकर पटना में काम करे और इज्जत से काम करे। यहाँ के नेता बता रहे हैं, कई बार आप और हम सुनते हैं कि किसी बिहार के लड़के को किसी ने गाली दे दी, मारपीट हो गई, सुनते हैं ना। तो नेता क्या बताते हैं कि बिहार के लड़के न रहें, बिहार के लोग न रहें, तो दिल्ली और मुंबई की व्यवस्था ठप पड़ जाएगी, वहां सब्जी नहीं बिकेगा, वहां सफाई नहीं होगा। मैं आपको बता रहा हूं कि ये गौरव की बात नहीं है। बिहार के लोग सब्जी बेचते हैं, ये गौरव की बात नहीं है। बिहार के लोग पर सफाई की व्यवस्था टिकी हुई है महानगरों की, ये गौरव की बात नहीं है। गौरव की बात तब होती कि वो लड़का यहाँ पर सब्जी पैदा कर रहा होता और यहाँ से ट्रेन से या प्लेन से वो सब्जी बॉम्बे भेज रहा होता, दिल्ली भेज रहा होता, तो यहाँ इज्जत से नौकरी रोजगार कर रहा होता, 4 लोगों को नौकरी देता और अपने घर में रहता और बिजनेसमैन कहलाता। लेकिन वहां जाकर अगर ठेला लगाता है तो ये गौरव की बात नहीं है। मुख्यमंत्री और बड़े नेता बता रहे हैं, कह रहे बिहार के लड़के नहीं रहेंगे तो दिल्ली की व्यवस्था रुक जाएगी। हम लोग कोई दिल्ली के व्यवस्था चलाने का ठेका लेके बैठे हुए हैं? बिहार के लड़के सब्जी बेचने के लिए पैदा हुए हैं और मुंबई का कचरा साफ करने के लिए पैदा हुए हैं। कर्नाटक का आदमी, तमिलनाडु का आदमी आकर बिहार में कभी ये काम कर रहा है? कभी नहीं कर रहा है। तो हमारे लड़के जाकर वहां क्यों काम कर रहे हैं?
इसलिए काम कर रहे हैं कि बिहार में आप जो कर रहे हैं उनके लिए बेसिक रोजगार भी आप नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं। आप 1000 रुपया भी अगर कमाने की जगह व्यवस्था बना देंगे तो कोई बाहर जाकर ऐसी स्थिति में घर परिवार छोड़कर रहना नहीं चाहता है। सर एक सवाल है, अगर फ्यूचर में आप सीएम मतलब बन जाते हैं तो आपने कहा कि लालू जी आते हैं, लालू जी आए उनके द्वारा कुछ काम नहीं हुआ, नीतीश कुमार भी आए उनके द्वारा कुछ काम नहीं हुआ, तो आपके आने से क्या वजह है कि आप काम कर सकते हैं? मैं बिल्कुल इसके उलट बात कह रहा हूं मेरे भाई, आपने सुनी नहीं। मैंने कहा कि लालू जी का या उनके पार्टी का दावा है कि उन्होंने सामाजिक न्याय पर काम किया। मैं मान रहा हूं कि चलिए सामाजिक न्याय पर आपने काम किया, मैं उसके लिए आपका नमन कर रहा हूं। मैंने ये कहा कि नीतीश जी का दावा है कि उन्होंने विकास किया, मैं उसके लिए भी उनका नमन कर रहा हूं। ठीक भाई, आपने विकास किया, लेकिन इसके बाद भी, और सिर्फ इन्हीं के लिए नहीं कह रहा हूं, पिछले 70 साल से आपको 1970 से समझाया, आपने शायद सुना नहीं। 25 सरकारें आई और गई, सबने अपने स्तर से प्रयास किया होगा। मैं सबको धन्यवाद कह रहा हूं। मैं राजनीतिक तू मैं करने नहीं आया हूं। मैं ये कह रहा हूं कि आपके सारे प्रयास के बाद अगर आपके जितने भी दावे हैं उसको सही मान लिया जाए तो भी तो हमारी स्थिति यही है कि हम देश के सबसे गरीब राज्य हैं, सबसे पिछड़े राज्य हैं। तो कुछ दूसरा करना पड़ेगा। और दूसरा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं करूंगा। मैंने पहली लाइन बताई कि मैं तो कर ही नहीं सकता हूं। ये सिर्फ और सिर्फ बिहार के लोगों में ताकत है जो कर सकते हैं। देश के 40% जिलों में डीएम और एसपी में एक लड़का बिहार का है। तो जितनी तकनीकी संस्थाएं हैं देश में, उसमें 20 से 25% लोग पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले दोनों बिहार के हैं। तो बिहार के लोग तो बेवकूफ हैं नहीं, यहाँ की व्यवस्था ने उसको बांध रखा है। तो मैं ये कह रहा हूं कि उन लोगों को जाकर मिलने की, उनको साथ में जोड़ने की, समझाने की, उनसे अनुनय विनय करने की जरूरत है। मेरा काम कुम्हार का है। वो जो काम, जो घड़ा बनना है, जो बिहार में व्यवस्था बननी है, वो तो यहाँ के लोगों की ताकत से बनेगी। जैसे घड़ा जो है वो चाक और मिट्टी की ताकत से बनता है, कुम्हार बिना चाक और मिट्टी के घड़ा नहीं बना सकता है। बिहार के लोगों में वो ताकत है कि घड़ा बनाया जा सकता है। मुझे सिर्फ उनको थोड़ा भरोसा देना है, उनका हाथ पकड़ना है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं समाज में जो जानते हैं कि अगर राजनीति में मैं आऊं तो बहुत अच्छा कर सकता हूं, समाज के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं, लेकिन वो इसलिए नहीं आते हैं कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहां उनका भरोसा हो, जहां वो आए, कोई उनका चुनाव मैनेज कर दे। वो सोचते हैं कि भाई मैं जाऊंगा राजनीति में, पैसे कहाँ से लाऊंगा, बूथ कैसे बनाऊंगा, धन बल बाहुबल से कैसे निपटूंगा, जाति से कैसे निपटूंगा। लेकिन अगर उनको कोई ये कह दे कि अरे भाई ये सब की चिंता प्रशांत किशोर कर रहे हैं, आप आइए, तो वो शायद उनमें से बहुत तेरे लोग आ जाएंगे। और वो आएंगे तो प्रशांत किशोर की वजह से नहीं जीतेंगे अपनी ताकत से, लेकिन मेरे भरोसे पर शायद वो आ जाए एक मंच पर। और ये पूरा प्रयास उसी के लिए है कि ऐसे सारे लोगों को चिन्हित किया जाए, उनको जाकर मिला जाए, समझाया जाए और एक मंच पर लाया जाए। क्योंकि अगर आपको हमको अपने बच्चों के लिए एक बेहतर बिहार छोड़ना है तो हमको आपको ही प्रयास करना पड़ेगा। कोई तमिलनाडु और केरल से आकर बिहार बदलने वाला नहीं है। तो क्या आपके नजरों में आप कोई दल बचा नहीं जहां प्रधान जी की विचारधारा सुरक्षित हो, प्रधान जी काम करें? देखिए, बात इसकी नहीं है। मैंने शुरुआत करी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अपना अनुभव बताया महागठबंधन के साथ काम करने का। आप जीवन में कई प्रयोग करते हैं, उन प्रयोगों से में कुछ सफलता मिलती है, कई जगह आप असफल रहते हैं, उसमें कई चीज़ों से आपको सीखने का अवसर मिलता है। मैंने 10 साल ये काम किया है, 11 चुनाव में मैं जुड़ा रहा हूँ। एक यूपी का चुनाव छोड़ दें तो कोई चुनाव ऐसा नहीं रहा है जिससे मैं जुड़ा हूँ और वहाँ हम चुनाव हारे हों। लेकिन उससे व्यवस्था बदल गई हो इसका मैं दावा नहीं कर सकता हूँ। 1 साल सोचने समझने के बाद मैंने तय किया कि बिहार में आकर एक नई राजनीतिक व्यवस्था बनाई जाए। क्यों? उसकी 2 वजह है। एक कि यहाँ विकास के नजरिए से जो मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, इसकी जरूरत है। 75 के बाद, 1975 के बाद बिहार में कोई राजनीतिक और सामाजिक आंदोलन नहीं हुआ है। जो लोग 75 के पौध हैं, जो 75 के आंदोलन से निकले, चाहे वो लालू जी हों या नीतीश जी,
या सुशील कुमार मोदी, वही लोग चलाए जा रहे हैं इस स्टेट को। आप इसी की बात छोड़ दीजिए, अगर आप बिहार में पिछले 25-30 साल में जितने MP, जितने MLA और मंत्री बने हैं, सब की सूची बना दीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि कुल मिलाकर 1250 से 1500 परिवार ही इस राज्य को चलाए जा रहे हैं। 3-3.5 करोड़ परिवार वाला ये राज्य, ऐसा कैसे है कि 1250 परिवार के लोग ही सब जानते हैं? जो लोग पहले लालू जी के साथ थे, आधे से ज्यादा लोग वही आज नीतीश जी के साथ हैं। कल आपकी सरकार बन जाएगी तो उसमें आधे लोग फिर वही आ जाएंगे। इसीलिए व्यवस्था बदल नहीं रही है, और उसको बदलना है तो समाज में नीचे उतरकर नए लोगों को ढूंढना होगा, उनको एक साथ एक मंच पर लाना होगा, और एक लोकतांत्रिक व्यवस्था बनानी होगी जिसमें कि सबको ऐसा लगे कि वो अपनी क्षमता के अनुसार कोई ना कोई जिम्मेवारी पा सकते हैं, कुछ ना कुछ कर सकते हैं। दूसरा कोई ऑल्टरनेटिव मेरे दिमाग में है नहीं। अगर आपके पास है तो आपका भी स्वागत है, आप मुझे बताइए। मैं अपने बुद्धि शक्ति से जो समझ पाया हूं कि इसी तरीके से बिहार को सुधारा जा सकता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। इसीलिए मैं प्रयास कर रहा हूं। अगर मेरे जैसा आदमी जो बिहार के साधारण पृष्ठभूमि से आता है, यहाँ के सरकारी स्कूलों से पढ़ा है, और मुझे जीवन में कुछ एक जगह मिल गई है, अगर मैं प्रयास नहीं करूंगा तो बिहार के किस लड़के में हिम्मत होगी प्रयास करने की? इसलिए प्रयास कर रहे हैं। लोग बता रहे हैं कि बहुत कठिन है, मैं आपको बता रहा हूं अगर कठिन है इसीलिए करना है, कोई डरने की बात नहीं है। कठिन है इसीलिए करने आए हैं। अगर 10 बरस पहले आपको बताते कि भाई मैं कोई चुनावी प्रबंधन का काम करने वाला हूं, तो आप में से बैठे हुए कितने पत्रकार इस बात को मान लेते कि ये संभव है? 10 साल में आपको संभव करके दिखाया है। अगले 2-3 साल में मेरा पूरा विश्वास है कि इसको बिहार में किया जा सकता है, और आपको कर कर दिखाएंगे। बिल्कुल, आपने देखिए सही बात पूछा कि जन सुराज में सही लोग कौन है, जन सुराज की नजर में, इस परिकल्पना में सही आदमी कौन है? किसी के माथे पर नहीं लिखा है कि सही आदमी कौन है। कैसे पता करें समाज में सही आदमी कौन है? तो जैसे आपको दही से मक्खन निकालना होता है तो आप क्या करते हैं? दही को मथना शुरू करते हैं, मथते 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 दही से मक्खन निकल आता है। तो समाज से अगर अच्छे लोगों को ढूंढना है तो समाज को मथना पड़ेगा। जब आप हजारों लाखों लोगों से मिलिएगा, चुनाव के नजरिए से नहीं, इस नजरिए से नहीं कि कौन आपको ज्यादा पैसा दे सकता है, इस नजरिए से नहीं कि किसके पास कितने गनमैन हैं। समाज में अगर आप अच्छे लोगों को ढूंढने निकलिएगा और उस नजरिए से मथना शुरू कीजिएगा, हजारों लोगों से मिलिएगा, तो उसमें से बहुत अच्छे लोग निकल कर आ सकते हैं। ये संभव है कि अगर आपने 100 आदमी ढूंढे जिसको आपने सब प्रयोग के बाद भी सही माना, संभव है कि उसके बाद भी उसमें से कुछ लोग गलत निकल जाएं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि 100% आदमी गलत हो जाए। आज के तारीख में तो कोई वो प्रयास ही नहीं कर रहा है, वो प्रयास करने निकले हैं। मैं किसी पर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। मैंने उसको दूसरे शब्दों में, जो लोग पार्टी बनाकर चुनाव लड़ते हैं उनके लिए ये 6 महीने साल भर का प्रयोजन है। 6 महीने के बाद बिहार में कोई चुनाव नहीं है, 3.5 साल है। मैं कह रहा हूं कि अगले 1.5 साल 2 साल मैं पैदल हर जगह जा रहा हूं, हर गांव में जाऊंगा, हर व्यक्ति से मिलने का प्रयास करूंगा, सुनने का प्रयास करूंगा। अगर आपको इस प्रयास में और पहले के प्रयासों में सेम ही अगर दिखता है तो मैं आपके विवेक पर छोड़ता हूं इसको। सबसे नजदीक आप रहे भी हैं, उनके साथ कई दिन भी गुजारे हैं आपने। क्या लग रहा है उस समय जब नीतीश कुमार जब सरकार बनाए उसके बाद उन्होंने कहा कि 0 टॉलरेंस की सरकार है, क्या लग रहा है आज वो 0 टॉलरेंस है? देखिए, जहां तक करीब होने का सवाल है, मेरे नीतीश जी से आज भी व्यक्तिगत बहुत अच्छे संबंध हैं। करीब होने का मतलब क्या है? साथ में मिलकर 2015 में काम किया, राजनीतिक तौर पर महागठबंधन बनाया गया, उसमें जो मेरी भूमिका थी छोटी या बड़ी वो मैंने अदा की। मेरी जो समझ थी उसके हिसाब से 7 निश्चय को बनाने में, उसको क्रियान्वित करने में उस समय जो मेरा योगदान हो सकता था वो किया। अब अगर वो जमीन पर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है तो सिर्फ मेरे संबंध पहले रहे हैं इसलिए मैं बोलूं नहीं, ये कैसे हो सकता है?
दूसरा आपने कहा जीरो टॉलरेंस की बात, तो बाकी बात छोड़ दीजिए। 2 दिन से भारी विवाद चल रहा है क्योंकि मैंने शराबबंदी पर बात कही है। अब आप लोग सब सज्जन यहाँ सिवान में बैठे हैं, आप बता दीजिए कि शराबबंदी कितनी प्रभावी तरीके से लागू है। मैं इस बहस में नहीं पढ़ता हूं कि शराबबंदी ठीक है कि गलत है, एक बार को मान भी लीजिए कि ठीक है, तो भी क्या वो लागू है? घर घर में लोग बता रहे हैं कि होम डिलीवरी हो रहा है, तो सरकार को उस बात का संज्ञान लेना चाहिए। ये अहंकार करने से या घर में बैठ के ये अपने गद्दी पर बैठ के मान लेने से कि सब कुछ ठीक है, वो तो बात हो नहीं सकती है। कोई आदमी मुझे पिछले 2 महीने 1-1.5 महीने में नहीं मिला जो ये बता रहा है कि शराबबंदी सक्सेसफुल है। मैंने ट्विटर पे एक छोटा सा पोल डाला है, आप जाकर देखिए, 40,000 लोगों ने उसमें वोट किया है। कोई मैनिपुलेट तो कर नहीं सकता है ट्विटर का पोल। 40,000 लोगों में 85% लोग बता रहे हैं कि साहब पूरी तरीके से फेल है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये लोग कह रहे हैं। सर, नशे को लेकर जैसे पंजाब हो गया, क्या बिहार को बचा पाएंगे? मैं देखिए, बात नशे की हो या शिक्षा की, स्वास्थ्य की हो या रोजगार की, मैं आपको बता रहा हूं कि कोई एक व्यक्ति इसको सुधार नहीं सकता है। प्रशांत किशोर भी नहीं, कोई नहीं सुधार सकता है। लोगों के सामूहिक प्रयास से ही ये सुधरेगा। एक ब्लूप्रिंट, एक खाका बिहार को बदलने का और बिहार के विभिन्न क्षेत्रों को बदलने का डालना पड़ेगा। अगले साल जब पदयात्रा खत्म करेंगे तो बिहार के विकास से जुड़े 15 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आर्थिक विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर, टूरिज्म, जितने भी 15 महत्वपूर्ण पहलू हैं, उस पर एक 10 साल का खाका बनाकर पब्लिक डोमेन में डालेंगे। सिर्फ ये नहीं बताएंगे कि शिक्षा आकर सुधार देंगे, ये भी बताएंगे कि कैसे सुधारेंगे। फिर आपके पास वो अपॉर्चुनिटी है, आपके पास वो मौका रहेगा बिहार के लोगों के पास कि उसको पढ़िए, देखिए, समझिए, जरूरत हो तो सुझाव दीजिए, नहीं अच्छा लगे तो उसको रिजेक्ट कर दीजिए। ये नहीं बताएंगे सिर्फ कि हम आपको इतने लाख रोजगार या नौकरी दे देंगे, ये भी बताएंगे कि वो रोजगार और नौकरी आएगी कहां से। आपने कहा कि 12,500 लोग की परिपाटी जो है वही बिहार में शासन कर रही है। 1250 परिवारों, व्यक्ति नहीं, परिवार। तो ये समस्या ये है कि आज पूरा जीवन बीजेपी में बिताने के बाद और टिकट जब नहीं मिलता है तो वो लोग कांग्रेस के खाते में चले जाते हैं। अब इस परिपाटी से कल आप पार्टी भी बनाने वाले हैं, क्या लगता है कि ये सारे लोग बड़े बड़े नेता हैं, आज राजनीति हर व्यक्ति के पास की बात नहीं है, पैसा जिसके पास है उसकी बात राजनीति। तो क्या ये जो लोग हैं, जो दूसरे दलों के लोग हैं, क्या वो आपकी तरफ से कब्जा नहीं करेंगे, आपके साथ नहीं होंगे? देखिए, पहली बात तो आप इस बात को सिरे से हटा लीजिए कि मैं कोई दल बनाने वाला हूं। जब लोग आकर दल बनाएंगे तो सिर्फ दल ही नहीं बनाएंगे, वो ये भी तय करेंगे कि इस दल का नाम क्या होना चाहिए और इस दल का संविधान क्या होना चाहिए। वो ये भी तय करेंगे कि दल की प्राथमिकताएं क्या होंगी और उस दल के पदाधिकारी कौन होंगे, टिकटों को किस आधार पर बांटा जाएगा और दल को आगे कैसे चलाया जाएगा। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था इस देश में पहले थी, स्वतंत्रता से पहले कांग्रेस, आज वाली नहीं, महात्मा गांधी वाली कांग्रेस, ऐसी लोकतांत्रिक व्यवस्था थी जिसमें आप जुड़कर अपनी क्षमता के मुताबिक कुछ न कुछ आजादी की लड़ाई में योगदान दे सकते थे। वो व्यवस्था बिहार में बनाई जा सकती है, उसी को मैं नई राजनीतिक व्यवस्था कह रहा हूं। ऐसा इसलिए कि बिहार में इसकी जरूरत है, लेकिन उससे भी बड़ी एक बात है, बिहार में और कुछ हो चाहे नहीं, बिहार की मिट्टी की ये ताकत है कि बिहार यूपी के लड़कों को राजनीति की खूब समझ है। चाहे उसके पास पैसा हो न हो, नौकरी हो न हो, बिजनेस हो या न हो, लेकिन आप चौक चौराहे पर 5 लड़कों को बैठा दीजिए, वो आपको राजनीति खूब अच्छी बता सकता है कि राजनीति कैसे होती है। अब मेरा अपना प्रयास ये है कि अगर लोगों को जोड़ा जाए, उनको प्रशिक्षित किया जाए, उनको एक साथ एक मंच पर लाया जाए, तो बिहार की धरती में ऐसे हजारों लड़के हैं जो प्रशांत किशोर से बहुत बेहतर सोच वाले हैं या बहुत बेहतर उनकी क्षमता है,
उनको एक साथ लाने की जरूरत है। अपने आप देखेंगे कि चीजें सुधरेंगी। सर, पार्टी बनाने का बिहार तब बदलेगा जब 2-4-5 हजार अच्छे वैसे मुखिया बन जाएं। बिहार तब बदलेगा जब 100, 150, 200 अच्छे लोग विधायक बन जाएं। एक दल या नेता के बदलने से बिहार में इंक्रीमेंटल सुधार हो सकता है, ट्रांसफॉर्मेशनल सुधार नहीं हो सकता है। और आपको बिहार को अगर दूसरे राज्यों के मुकाबले आगे बढ़ना है तो आपको ट्रांसफॉर्मेशनल सुधार चाहिए। इंक्रीमेंटल से बात नहीं बनेगी। जो आप और हम देख रहे हैं, नीतीश कुमार 15 साल से इंक्रीमेंटल सुधार कर रहे हैं, इससे बात नहीं बनेगी। सर, आप पार्टी बनाने का दावा नहीं कर रहे हैं और ये जितना सारा डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं आप किसी दूसरे पार्टी के लिए काम कर रहे हैं? जब एक बार घोषणा कर दी कि क्रिकेट से संन्यास ले लिया तो फिर आप पूछिएगा कि सर आप ऐसा तो नहीं कि फिर बॉलिंग करने लगिएगा, ऐसा तो नहीं कि अब पहले ओपनिंग करते थे अब चौथे नंबर पे बैटिंग करने लगिएगा। अरे भाई, 1 साल पहले कह दिया कि किसी के लिए काम नहीं करेंगे, वो काम ही छोड़ दिया। दूसरा बात आपने बताया डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। कौन सा आपका डेटा कलेक्ट कर लिया और कौन सा आपका डेटा है जो पहले से सरकार के पास नहीं है, मार्केट में खुला बिक रहा है? उसके लिए इस गर्मी में बैठ के अपना परिवार घर सब छोड़कर बात करने की जरूरत नहीं है। मार्केट में कुछ पैसे फेंकिएगा तो सब डेटा आपको मिल जाएगा बैठे बैठे। यानी अब ये माना जाए कि अभी आप बिहार से राज्यों में दूसरे के लिए रणनीति बनाते हैं, अपने लिए बनाएंगे? देखिए, अपने लिए काम कर रहे हैं और अपने लिए का मतलब यह है कि इस नई राजनीति, बिहार में एक नई राजनीतिक व्यवस्था बनाने के लिए काम कर रहे हैं। उसमें अपना पराया सब शामिल है। वो पूरी तरह उसके लिए समर्पित हैं। आने वाले कई सालों तक जब तक इसको कर ना लिया जाए तब तक इसको छोड़कर दूसरा कुछ नहीं करने वाले हैं। इस बात को आप गांठ बांधकर रख लीजिए। अब देखिए, लोग हैं कि समझने के लिए तैयार ही नहीं है। बात बिहार की शुरू किया गया फरवरी 2020 में। मैंने ये बताया कि 1 महीने तक इसको डिजिटली चलाया जाएगा और जो लोग भी बिहार के इसमें जुड़ना चाहते हैं उसके बाद मैं जमीन पर उतर के नीचे काम करूंगा। 20 फरवरी के बाद 1 महीने में 10 लाख के अगेंस्ट 22 लाख लड़कों ने बात बिहार की में अपना डिजिटली कनेक्ट किया। लेकिन जब मैं जमीन पर काम शुरू करूं उससे पहले कोविड हो गया, लॉकडाउन लागू हो गया। तो आप समझिए कि अगर मैं सिवान में आकर कोविड के दौरान ये प्रेस वार्ता कर रहा होता तो आप आते और उससे समाज का भला होता कि और नुकसान हो जाता। अब एक बात उसमें और लोग पूछ सकते हैं, पूछना चाहिए कि अगर आप यहां नहीं कर रहे थे तो बंगाल में कोविड के दौरान क्यों काम कर रहे थे? ऐसा इसलिए कि बंगाल में एक बनी बनाई व्यवस्था पहले से है, उसके साथ काम कर रहे थे। जो कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए आप कर सकते हैं, किसी को सलाह दे सकते हैं। लेकिन अगर आपको हर व्यक्ति से मिलना है, गांव-गांव जाना है, छोटी मीटिंग्स में बैठना है, रैलियां करनी है, लोगों को संबोधित करना है, उनसे कुछ सीखना है, उनको कुछ बताना है, तो वो कोविड प्रोटोकॉल उसमें फॉलो नहीं होता। इसलिए उस काम को रोक दिया था। जैसे ही कोविड 3rd वेव का खत्म हुआ, वापस बिहार लौटे हैं। सर, एक सवाल यहाँ पे है, सर बिहार में पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, खास करके राजनीति को या फिर एजुकेशन के। आपने कहा कि 38 जिलों पे हर जगह पे डीएम है। 38 जिले नहीं, देश के 40 प्रदेश में 700 से ज्यादा जिले हैं। उसके अरे सुन तो लो मेरे भाई, आप तो गलत याद कर लेते हैं। देश में 700 से ज्यादा जिले हैं, उसमें से 40% मतलब करीब करीब 275 जिले ऐसे हैं जिसमें डीएम और एसपी में एक लड़का बिहार का है। सर, इतना कुछ होने के बाद भी बिहार इतना पिछड़ कैसे गया है? अब इतने देर से तो यही समझा रहे हैं भैया, पूरी रामायण हो गई तो आप पूछ रहे हैं कि अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।